एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भाई लास्ट चैप्टर। हाँ जी, आज जो हम करेंगे वो करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पहले आपको बता दूं ये बुक किसके लिए बनाई जा रही है। ये सीरीज बेसिकली सेमेस्टर 3 के लिए और सेमेस्टर 5 के लिए बनाई जा रही है। जो भी बच्चे एसओएल में है, रेगुलर में है, एनसीवी में है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज के हम टोटली 9 चैप्टर में से 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज है, जाके वॉच कर लो। अब हम करने जा रहे हैं इस सीरीज का आखिरी चैप्टर, जो कि इसके बाद सीरीज एंड हो जाएगी। इस बुक में कोई चैप्टर आपको फर्दर नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस बुक के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जॉब स्ट्रेस। ठीक है, तो आज हम फर्दर लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं कंप्लीट, जॉब स्ट्रेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। अगर किसी को भी राइटिंग वगैरह समझ ना आए तो भाई, या फिर क्वालिटी अच्छी ना लगे, तो आप HD में करके देखना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आएगी, वर्ड वगैरह सारे क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, और हेडफोन लगा के सुनोगे तो आपको वॉइस भी क्लियर हो जाएगी और ज्यादा। ठीक है, और एक चीज और है, अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैसेज करना, सिर्फ नॉर्मल मैसेज, ठीक है, कॉल वगैरह नहीं, मैसेज भाई। तो जिसको भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं वो मुझे मैसेज कर सकता है इस नंबर पे कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम अमाउंट 120-30 जो भी होगा आप पे करके उसको PDF को परचेज कर सकते हो। सारे फुल फ्लेज चैप्टर मिलेंगे, हर चीज एक्सप्लेनेशन कर रखी है, शॉर्ट समरी इजी कर रखी है, ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। उस बेस्ट स्कोरिंग नोट्स से आप गारंटेड है 101% पास की, ठीक है, और अच्छे मार्क्स की। तो जिनको भी बाय करने हैं वो बाय कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 जॉब स्ट्रेस। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, स्ट्रेस मतलब होता है एक तनाव। क्या होता है भाई? तनाव। तनाव कब आता है? जैसे कि आपको ज्यादा वर्क करने को बोल दिया तो आपको तनाव आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर मैंने आपको डेडलाइन दे दी कि भाई इतने दिन के अंदर या इतने घंटे में मेरे को ये काम होके दे दे, करके दे दे, तो आपको क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव हो जाएगा कि आप उस काम को करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस कुछ ऐसी सिचुएशंस में आता है जब ऐसा माइंड को लगता है कि अब एक लिमिट मिल चुकी है कि इसको पूरा करना ही करना है, उस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेस। उस जगह आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हर किसी के लिए एक अलग अलग चीज होती है, हर किसी का स्ट्रेस लेवल अलग होता है। एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो पर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो वो उसके लिए स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि किसी के पर्सनल घर में या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो, ये चल रही हो, जिनसे वो जूझ रहा हो, ठीक है, मीन्स वो परेशान हो, इरिटेट हो चुका हो, तो वो उसका स्ट्रेस हो गया। वो अगर मैं बात करूं बिजनेस लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस क्या हो सकता है? आपके जो कलीग्स हैं वो हो सकते हैं, या आपका एनवायरनमेंट, आपका जो स्ट्रेस हो सकता है कि आपको एनवायरनमेंट ही ऐसा है जो पसंद नहीं आ रहा, या आपका कोई बॉस है, सुपरवाइजर है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो उससे स्ट्रेस हो सकता है। या अपने किसी पर्टिकुलर काम को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस चीज का भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस को डिफाइन करने के हजारों तरीके हैं। स्ट्रेस बहुत एक छोटा सा वर्ड समझ लो, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आपको ये फील हो कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो वो फील, वो सिचुएशन को हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन लिखा है मैंने, इट कैन बी आवर फिजिकल इमोशंस। देखो, इट कैन बी आवर फिजिकल, एक वर्ड है, मैं ये वर्ड मार्क कर रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। पहला है फिजिकल। फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि आपका बैक पेन हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा मजदूरी करी है। जो मजदूर देखते हो ना, लेबर वगैरह जो फैक्ट्री में लगे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके बैक पेन हो गया, ठीक है, या हार्ट डिसीज हो गई, आई से नहीं दिख रहा है, तो वो स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस है। एंड इमोशनल, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है कि आपके इमोशंस, भाव को उत्पन्न करता है, जहां पर आप इमोशनल डिसीजंस वगैरह लेना पड़ता है कभी कभी। फिर आता है बिहेवियर रिएक्शन टू एनी प्री रिसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। मतलब कि जितने भी आपकी प्रीसिव्ड डिमांड्स होती हैं या जो भी आपकी चुनौतियां होती हैं, थ्रेट्स होती हैं, उनसे जो हैंडल करने की स्ट्रेस की क्षमता है, जो तनावपूर्ण स्थिति है, वो आपको बताती है कि आपको किस तरह का स्ट्रेस है। आपको इमोशनल स्ट्रेस है, आपको या फिर फिजिकल स्ट्रेस है, या बिहेवियरल स्ट्रेस है। क्लियर है? आगे हम पढ़ते हैं उसके बाद, इट कैन बी कम फ्रॉम एनी इवेंट। स्ट्रेस किसी भी इवेंट से, देखो लिखा है कम फ्रॉम एनी इवेंट, ये वर्ड मार्क कर लो, एनी इवेंट, किसी भी इवेंट से स्ट्रेस आपको हो सकता है। ठीक है, और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड
एंग्री एंड लास्ट वन इज नर्वस। ठीक है, किसी भी इवेंट के हैपनिंग से हो सकता है आपको कुछ ऐसा फील हो तनावपूर्ण जिसके कारण आपको स्ट्रेस आ सकता है। सपोज करते हैं आप एक शादी में गए हैं, ठीक है, आप एक शादी में गए हैं, एक आदमी आता है, एक आदमी बोलता है कि आप अपना खाना वाना शुरू करिए और जब तक हम आ रहे हैं, तो आप खाना शुरू करते हो। बट आप जब खाना शुरू करते हो, आप प्लेट उठाते हो, दाल सब्जी पनीर डालते हो, तो आप देखते हो कि कोई भी मेरे अलावा नहीं खा रहा है, सारे बैठे हुए, बस सिर्फ मैं ही एक पागलों की तरह फुद्दुओं की तरह प्लेट लेके खड़ा हूँ। उस जगह आपको थोड़ा फील कैसा होगा, आपको एक शाई सा फील होगा, आपको एक इंसल्ट सी फीलिंग होगी। तो वो जो नर्वसनेस आपको लोगों के आगे फील हो रही है कि मैं खड़ा कैसे हूँ, तो वो क्या एक नर्वसनेस, ये एक तनावपूर्ण स्थिति है जो अपने माइंड में आ रही है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस। या फिर बहुत लोगों का हेजिटेशन होता है कि स्कूल में ना प्लेग्राउंड के टाइम पे स्टेज के ऊपर जाके कैसे बोले, ये बहुत बड़े फियर है बच्चों का, लाइफ से आता है ये फियर। ठीक है, कुछ लोग तो होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं बच्चे, जो खुला चले जाते हैं स्टेज पे, बोल देते हैं बिंदास बेधड़क हो गए, ठीक है, बट कुछ लोगों के पैर कांपते हैं स्टेज पे खड़े होने में। 100 लोगों को जो सामने देखते हैं ना, वो मेरे को देख रहे हैं, उनके आई कांटेक्ट मेरे से मिल रहे हैं, तो ऐसे कुछ बोलने में भी, उनकी आंखों से मिलने में नजरें जब टकराती है तो उनको डर लगने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, और किसी चीज का टॉयलेट निकल जाता है, शाइनेस हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है। तो ये सब स्ट्रेस है, क्योंकि वो चीज वो फेस करा ही नहीं है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन ने। अगर उसको एकदम से ऐसी स्थिति में डालेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कोई भी एक ऐसा इवेंट जो हैपनिंग हो रहा है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, गुस्सा दिला सकता है, या फिर नर्वसनेस पैदा कर सकता है, वो स्ट्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे। अभी जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। द बिजनेसमैन व्यू स्ट्रेस एज फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल टेंशन। देखो, जो बिजनेसमैन है वो स्ट्रेस को कैसे देखता है, वो एक स्ट्रेस को फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल टेंशन की तरह देखता है। ठीक है, एक बिजनेसमैन। इसी जगह अगर मैं एक बात करूं, कोई दूसरा है, कोई जैसे मेडिकल वाला कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर स्ट्रेस को कैसे देखेगा? डॉक्टर का स्ट्रेस देखने का तरीका अलग होगा, उसका तनाव अलग हो सकता है, उसकी मजबूरियां अलग हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेस पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल मतलब कि बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। आगे हम बात करते हैं जनरल एडॉप्शन और सिंड्रोम। देखो, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या होते हैं? सिंड्रोम्स मतलब आपने समझा होगा कि कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा भयानक दिखे, कुछ ज़्यादा ऐसा इवेंट हैपनिंग हो जाए जिसमें आपको कभी ढाला नहीं हो पहले, ठीक है, अपने आप को, तो ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो उसको हम गैस बोलते हैं। जैसे कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस जो है प्रोफेसर हैंस सेले ने डिफाइन किया था पहली चीज़ तो। ठीक है, प्रोफेसर हैंस सेले ने इसको डिफाइन करी थी, इसकी डेफिनेशन। और सिंड्रोम्स के उन्होंने 3 मॉडल बनाए, गैस के 3 मॉडल बनाए हैं, पहला ए, बी एंड सी। मैं तीनों को डिस्कस करूंगा कि इन मॉडल्स में इन्होंने क्या लिखा। तो गैस एक स्ट्रेस रिलीज सिंड्रोम है, ठीक है, जिसको बताते हैं पहले स्ट्रेस होता क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसको कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। तो इसको इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसका नाम रखा है गैस। पहली चीज तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, डेफिनेशन बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, बहुत प्यारी है। देखा है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। जब कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ना आए आपकी बॉडी से, कोई भी आपकी बॉडी रिएक्ट ना करे, तो उस जगह समझ जाना कि आपको गैस है। मतलब वो वाली गैस नहीं है, पेट में गुड़ 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 वाली गैस नहीं है, दूसरी वाली गैस है। ठीक है, वो पद्दू वाली गैस नहीं है, दूसरी है। तो लिखा नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, जब कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपके बॉडी से, इट कॉल्ड एनी डिमांड, किसी भी डिमांड पे वो स्ट्रेस है। कह रहा है इट डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल चेंज योर बॉडी गोज थ्रू एज द रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। कह रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेस के तनाव के कारण आपकी बॉडी में कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, जब साइकोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं तो उसके सिम्टम्स भी होंगे। आपको पता कैसे चलेगा वरना कि आपके स्ट्रेस कौन सा हो रहा है? ठीक है, आपको अलग अलग सिम्टम्स आने लगेंगे, तो वो सिम्टम्स, वो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है आपके स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में। अब आ जाते हैं गैस के मॉडल्स पे। पहली चीज तो, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस होगा तब आपको पहला स्टेज ये होगा कि अलार्म रिएक्शन स्टेज होगा। अलार्म रिएक्शन स्टेज होगा पहला, अलार्म रिएक्शन स्टेज फर्स्ट आता है। अलार्म क्या होता है? वैसे पहले अलार्म वर्ड का मीनिंग समझते हैं। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है अलार्म? अलार्म एक मशीन है जो आपको टाइमली उठा देती है, जो ये बताती है कि भाई अब 6 बज चुके हैं, अब उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी एक अलार्म रिएक्शन है जो हमें ये बताता है कि आगे खतरा है। हम किसी भी खतरे को भाप सकते हैं, थोड़ी शक्ति हमारे अंदर है। ठीक है, बोल सकते हो ये कुदरती है, सेंस है हमारी, ठीक है, या हमारी
दूरदृष्टि है, फोरसाइट है। तो हम कह सकते हो कि अलार्म जो है वो हमें ये बताती है कि आगे कुछ खतरा आने वाला है। जैसे कि आपने देखा सामने रोड पे आप आ रहे हो, कुछ लोगों को डॉग से बड़ा फियर होता है, इंक्लूडिंग मी। तो डॉग से फियर है, तो अब गली में आप आ रहे हो, गली में आप देख रहे हो 7-8 कुत्ते ना लड़ रहे, शांत नहीं बैठे, लड़ रहे, भौं 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 एक दूसरे पे घुर्रा रहे हैं, ठीक है। और उसी गली से आप निकल के आना है, अब आपकी वहीं पे हालत खराब हो जाएगी। और मेरे जैसा आदमी वैसे डर जाएगा, भाई इतने सारे कुत्ते बीच में से निकल के आना है। तो यहाँ पे अपने माइंड को एक अलार्म मिलेगा, मतलब माइंड को एक बटन मिलेगा जो अलार्म को ऑन कर देगा, बोलेगा कि भाई आगे मत जा। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, डॉग से, डॉग से क्या आपको फियर है। तो ये क्या है, एक अलार्म रिएक्शन स्टेज है। यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट ऑफ सिंपैथिक नर्व सिस्टम। यहाँ पे SNS ये वर्ड लिख रहा हूँ SNS, ये वर्ड एक्टिवेट हो जाता है। SMS नहीं है भाई, मैसेज नहीं है, SNS है। मतलब ये सिंपैथिक नर्व सिस्टम, ये हमारे एक बॉडी का एक नर्व सिस्टम है जो हमें ये रिलीज करता है, ये बताता है कि आगे खतरा है। और यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है कि अब आप अलर्ट हो जाओ, आगे कुत्ते हैं, ठीक है। कोई भी काम आता है आप पहले अलर्ट हो जाते हो, तो वो चीज़ है, ये एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड चीज, रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स, और हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगती है। जैसे कि जब भी तनावपूर्ण स्थिति आती है ना, तो उस जगह पे आपको थोड़ी घबराहट, बेचैनी, पसीना आना यहाँ से, ठीक है, और आपकी आंखें इधर उधर, बहुत चौकन्ना हो जाना, और आपके माइंड बिल्कुल शार्प, एकदम तेज दौड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये सब हार्मोन्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस रिलीज हार्मोन्स होते हैं। कभी भी जब आप छोटे होंगे ना क्लास में, मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या होता है। जब मैं 7वीं 6वीं 5वीं में था ना, तो मैं बहुत टीचरों से डरता था, जो खासकर मारा करते थे बच्चों को, बहुत कड़ा कड़ा मारते थे, मतलब दौड़ा दौड़ा के डंडे डंडे मारते हैं। तो उनसे मैं बहुत डरता था, बहुत बार पिटा भी हूँ मैं, थप्पड़ बहुत पड़े 9th में मैथ की वजह से। तो जब वो टीचर आते थे ना, मेरे ये हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते थे, हमेशा की बात है, मेरी मैथ बहुत वीक थी शुरू से। तो यहाँ पे रिलीज स्ट्रेस हार्मोन, तो मेरे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते थे। 40 मिनट का पीरियड रहता था, 40 मिनट मेरी गुद्दी यूं सीधा बिल्कुल रहती थी। अब क्या होगा मेरे साथ, अब मेरे को अपने ऊपर डर लगा था कि हर एक मेरा मिनट जो जा रहा है ना, एक एक सेकंड जो मेरा निकल रहा है, वो इतना खौफ में निकलता था कि कब मेरे को उठा के कुछ पूछ लेंगे, कब मेरे को लोगों के आगे बेइज्जती हो जाएगी मेरी, और कब मेरे को थप्पड़ भी लग जाएंगे लोगों के, और लगते भी थे, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है, उठा के पूछ लिया, क्वेश्चन बता, चलिए। मेरे को एक तो दिखता नहीं था दूर से, मैं बैठता था दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, बॉडी नहीं दिखता था मेरे को साफ, तो पड़ते थे थप्पड़। तो ये क्या है, रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स, जहाँ पे आपको पहले पता चल जाता है कि आपके साथ अब बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। आप एकदम अलर्ट मोड में आ जाते हो। लिखा है सच एज एड्रेनलिन, कोर्टिसोल एटसेट्रा, मतलब कि यहाँ पे आपको पसीना छूटने लगेगा, यहाँ पे आप बहुत चौकन्ने हो जाओगे, आपको घबराहट से फील होने लगी। जैसे उस टीचर के आगे ना, किसी भी टीचर के आगे, कभी आपने खुद एक्सपीरियंस करा होगा कि आप जब स्कूल में बैठते हो, क्लास में कोई ऐसा टीचर आ गया जिससे आप बहुत डरते हो, कोई तो होगा जिसको आप, जो बहुत मारता होगा बच्चों को, उससे डरते होगे आप, तो वो उससे आप इतना खौफ में रहते हो कि अब मेरे से कुछ उठा के पूछ ना ले यार, गलती से भी उठा लिया तो बहुत मारेगा मेरे को, ठीक है। कॉपी चेक करानी है तब आप डर जाओगे उससे, यार कॉपी कंप्लीट नहीं, और ये तो बहुत मारता है मेरे को, कॉपी कैसे दिखाऊं, घर पे कॉपी भूलिया है, काम भी नहीं कर रखा था आपने इन पे। तो भाई ऐसी बहुत बार सिचुएशन हो जाती है बच्चों को, जो छोटे पर होते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन्स उसके रिलीज होते हैं। आगे आ जाते हैं, क्या है फिजिकल सिम्टम्स। अब इसके फिजिकल सिम्टम्स समझेंगे कि इन हार्मोन्स को रिलीज होने के बाद एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसको कैसे पता चलता है कि अब तनावपूर्ण स्थिति है, तो सिम्टम्स आते होंगे ना। सिम्टम्स ये होते हैं, पहला इंक्रीज हार्ट रेट, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। जैसे ही वो टीचर एंट्री करेगा ना क्लास में, या जो भी कोई स्ट्रेस आपके अंदर आएगा, जब कोई भी ऐसा तनावपूर्ण कार्य आएगा, पहले आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, दिल की धड़कनें तेज जाएगी, यार धक 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 तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उससे डर लग रहा है, आपको फियर लग रहा है उससे आने के बाद ही। कुछ टीचर के तो इतने डरावने होते हैं, अंदर एंट्री नहीं है, बच्चे की धक धक चालू हो जाती है, पूछना तो दूर की बात, खड़ा कर लिया तो पैर अलग से कांप रहे होते हैं, इतना खौफ। तो भाई यहाँ पे लिखा है उसका ब्रीथ रेट तेज हो जाता है, मतलब कि जो भी सांस लेने की रेटिंग है वो तेज हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। बस मन करता है ये पीरियड खत्म हो जाए, निकल जाए और मैं पास बस यहाँ से भाग जाऊँ। ब्लड प्रेशर, आपका बीपी जो है वो हाई लेवल पे हो जाता है, ये सब चीजें इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, सिम्टम्स हैं। किसके सिम्टम्स है भैया? अलार्म रिएक्शन स्टेज के। अलार्म रिएक्शन स्टेज क्या है? ये एक तरह का यहाँ पे गैस का एक मॉडल है, फर्स्ट मॉडल, ठीक है। फिर लिखा उसके बाद हमारे पास फिर सिर्फ 2 चॉइस बचती है, करो या मरो वाली स्थिति बचती है। पहली चीज, या तो हम फाइट करें या तो हम फ्लाइट करें। हमारा माइंड सिर्फ 2 ही चीज करता है, या तो भाई क्वेश्चन करके दिखा दे सर को, या तो पिट ले, आज तू, आज तेरा दिन खराब है, आज तू पिटेगा पक्का, पीरियड में गया तू, ठीक है। तो सेम वही सिचुएशन है, अगर हम रोड पे जा रहे हैं, 5-7 कुत्ते खड़े हैं, घुर्रा रहे हैं, तो 2 स्थिति आई, या तो उनके बीच में से सीधे आप निकल जाओ, या अपना रास्ता चेंज कर लो, या आप छुप जाओगे कहीं। तो यही 2 स्थिति आएगी। अगर आप छुप गए, भाग गए, तो मतलब है फ्लाइट,
फ्लाइट करना मतलब भाग जाना, छोड़ के मैदान छोड़ के निकल लेना। फाइट मतलब क्या होता है कि आप उससे लड़ रहे हो, उससे बेखौफ होकर अपने आप को किसी तरह करके सीधा निकल गए। और इस केस में मैं कुत्ते वाले केस में क्या करता हूँ, ऐसे मुट्ठियां बंद करता हूँ, इधर उधर कहीं नहीं देखता, बिल्कुल सीधा गायब, निकल लिया घर। ठीक है, कुछ नहीं करते हो, अगर भागोगे उस सिचुएशन में डरोगे, उनकी तरफ मुड़ मुड़ के देखोगे तो पक्का काटेंगे, पीछे पक्का काटेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये करता हूँ। तो यहाँ पे एक अलार्म मिलता है अपने माइंड को, जहाँ पे पता चलता है कि ये स्ट्रेसफुल तनाव वाली स्थिति है, यहाँ पे आप अलर्ट हो जाओ। दूसरा स्टेज रेसिस्टेंस और एडेप्टेशन स्टेज। भाई रेसिस्टेंस एंड एडेप्टेशन स्टेज समझो, इसमें क्या था, इसमें आपको एक अलार्म मिलता है, एक आपका बटन माइंड का ऑन हो जाता है, जहां पर आपको पता चलता है कि ये तनावपूर्ण स्थिति आ चुकी है। इस स्थिति में बी पार्ट में हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, लिखा है ना, रेसिस्ट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हमारा माइंड जो है ऑब्जर्व करके उससे फाइट करने की कोशिश करता है। अब वो तरीके निकालने लगता है। जैसे मेरा टीचर आया जिसकी कॉपी मेरे को कंप्लीट नहीं है, मेरी काम चेक कराना, कोई ऐसा टीचर आ गया, तो उससे मेरा माइंड अपने आप बचने के तरीके ढूंढने लग गया फिर कि आज इससे बस बचना कैसे, आज का पीरियड कैसे निकलना है, कल का तो कल देखा जाएगा। या फिर कोई कुत्ते वाली गली आ गई तो उसमें मैं ये सोचूंगा आज निकलना कैसे, रास्ता ढूंढ लेगा मेरा दिमाग अपने आप ही, तो उससे बचने के लड़ने के तरीके ढूंढने लगता अपने आप ही। फिर लिखा है दूसरा, एक्टिवेट पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। हमारा ना एक पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम है, वो जो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे होता है हमारा सिंपैथिक नर्व सिस्टम, यहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। ये सिस्टम इससे भी ज्यादा तेज होता है, जो आपको बचाने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है, अपने आप ही आप ढूंढने लगते हो। ठीक है, तीसरा आता है द बॉडी बीइंग रिपेयर्स इटसेल्फ। जो बॉडी है ना वो अपने आप को रिपेयर करने लग जाती है, या बोल सकते हो अपने आप को मजबूत करने लग जाती है कि लोगों से लड़ना कैसे है, अब इस स्ट्रेस से हैंडल कैसे करना है, इस गली से निकलना कैसे है, मास्टर के आगे आप कैसे प्रेजेंटेशन करनी है अगर मास्टर पीरियड लेने आ रहा है तो। ठीक है, वो चीज है। फिर लिखा है ऑल सिम्टम्स नॉर्मल। जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए थे ना अलर्ट वाले में, अलार्म वाले में, जो भी सिम्टम्स हमें आने लगते हैं, हार्ट रेट बढ़ना, ब्रीथ बढ़ना और ब्लड प्रेशर हाई होना, वो सब चीजें यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है, यहाँ पे कम होने लगती है, क्योंकि हम उस सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं। देखो आपके सामने एक ऐसा टीचर खड़ा है जो आपको पता है बहुत मारता है, पीटता है, अपना काम आपने पूरा नहीं करा, तो जब वो थप्पड़ मार रहा होगा ना सबको लाइन से 3 बंदों को मारेगा पट पट पट, जब तक आपका नंबर नहीं आ रहा होगा आपकी टांगें और ज्यादा कांपेगी, यार डर लग रहा है मेरे कितना तेज की पड़ेगा थप्पड़। ठीक है, और जब वो और आपके नजदीक आता जाएगा आपका और ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा। जब डंडा लेकर आपके बिल्कुल सामने होगा ना तब और ज्यादा, और जब डंडा पड़ लेगा निकल लेगा फिर आपका माइंड रिलैक्स, ये ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग सब नॉर्मल आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, क्योंकि अब तो पड़ चुका है भाई, आज की मार हो गई, आज की पिटाई हो चुकी है, कल मिलेगा जो मिलेगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, अब पूरे 40 मिनट अच्छे जाएंगे मेरे। तो मेरे को ये रहता था, तो वो चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे आपकी हर चीज नॉर्मल हो जाती है, आपका जो माइंड है ना वो लड़ने की कोशिश करता है, ब्रेन लड़ता है उससे। तीसरा यहाँ पे लिखा है एग्जॉशन स्टेज। देखो एग्जॉशन स्टेज का मतलब है इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे आप एक प्रोलॉन्ग्ड बीमारी में भी आपका स्ट्रेस कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि जब आपको किसी ऐसी टेंस वाली सिचुएशन में, या फिर बोल सकते हो थ्रिल वाली सिचुएशन में, या किसी भी ऐसी नर्व स्टेशन में, किसी भी फियर अफ्रेड वाली सिचुएशन में आप ज़्यादा देर तक रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद आपका दिमाग जो है वो एक तरह पैरालाइज्ड हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई आपको वो नहीं देगा कमांड कि आपको बचना कैसे है, रिस्पॉन्स कैसे करना, आप बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हो मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एग्जॉशन स्टेज वो होती है जिस जगह आप ज्यादा टॉर्चर करोगे ना किसी को, तो एक टाइम के बाद वो बिल्कुल पागल हो जाएगा, इसको बोलते हैं ना पागल हो गया ये, अब ये कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल शांत बैठ जाएगा बंदा, मार लो, पीट लो, डांट लो, चिल्ला लो, तो दिमाग काम ही नहीं करेगा फिर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड स्टेज ऑफ स्ट्रेस। ज्यादा देर तक किसी भी स्टेज के सिम्टम्स आना, जैसे कि इनमें से या इनमें से, आपका दिमाग अभी यहाँ पे फाइट कर रहा था, फाइट नहीं कर पाएगा अगर आपका दिमाग, तो आप पैरालाइज हो जाओगे, एक तरह से दिमाग से मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, आप ब्रेन आपका कुछ भी हो सकता है, फट जाएगा, डिजीज, हार्ट रेट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। तो ये सब चीजें होती है, बहुत बार फिल्मों में दिखाया जाता है ना, एक छोटी बच्ची को कमरे में बंद करके रख दिया, रो रही है रो रही है रो रही है, रो के इतनी मजबूत हो गई कि एक टाइम के बाद उसको रोना भी नहीं आएगा। हमारा दिमाग ना इतना मजबूत बन जाता है एक टाइम के बाद कि अब वो ना रोएगा ना स्ट्रेस को हैंडल कैसे करेगा, वो तो भूल ही जाए, वो तक पागल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद लिखा है बॉडी रन्स आउट ऑफ रिसोर्सेज। आपकी बॉडी आपके काबू में भी नहीं रहेगी,
आपके रिसोर्सेज, आपके कमांड्स को फॉलो नहीं करेगी। ब्रेन स्टिमुली आपकी जो भी कमांड देगी उसको वो फॉलो नहीं करती, ठीक है। फिर आता है सीरियस इफेक्ट, लाइक इसके सीरियस कॉजेज होते हैं, सीरियस इफेक्ट हो जाता है जब ज्यादा किसी को डरा दो ना, जैसे बच्चे को, छोटे को क्या बोलते हैं, बेटा डरा मत, इससे दिमाग में बैठ जाएगी वो चीजें, हमेशा के लिए रह जाएगी। एक बार छोटे बच्चे को पानी में गिर दो, उसको पानी का डर लग गया ना, उसको हमेशा जिंदगी भर रहेगा पानी से फियर रहेगा। कुत्तों से डरा दिया, कटवा दिया या आग में जला दिया तो उसको उस चीज का डर बैठ जाएगा, दिल के अंदर बैठ जाएगा हमेशा के लिए। तो ये चीज क्या होती है, सीरियस इफेक्ट होती है, इसको एग्जॉशन स्टेज बोलते हैं, जहां पर दिमाग कोई काम नहीं करता, इतना ज्यादा फियर आ गया किसी को, इतना ज्यादा तनाव मिल गया उसको, ठीक है, वो चीज। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गैस, आपको आई होप पूरा समझ आ गया होगा क्लियरली। मैंने अपनी तरीके से ना भाई पूरा 200% दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, आई विश आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आगे टॉपिक लिखवाता हूँ, आप इसको उतारो फटाफट। तो जो मैंने बताया था आपने उतार लिया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो भाई आगे मैंने लिखवा दिए सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस बताने से पहले आपको एक चीज मैं नोट करवा दूं कि सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, जैसे कि एक ये वाला पॉइंट और एक लास्ट ये थर्ड वाला जो हमारा 5th पॉइंट है, तो ये दोनों ही क्या है, सेम है भाई, दोनों सिमिलर हैं। कंसिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस बोल सकते हो या सिम्टम ऑफ स्ट्रेस बोल सकते हो, दोनों के जो पॉइंट्स हैं साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर, ठीक है। तो तीनों के सेम है, दोनों के कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें, एक जैसे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। इसके 3 स्टेजेस हैं, इसको 3 स्टेज में डिवाइड करा गया है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 3 स्टेजेस है इसके, ठीक है। चलिए जी, पहला स्टेज है हमारा फिजियोसोमैटिक, ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइकोमैटिक स्टेज है पहला। साइकोमैटिक का मतलब यहाँ पे लिखा है साइक का मीन होता है माइंड, क्या मीन होता है, माइंड। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बॉक्स, याद रखना। साइकोमैटिक स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है हमारी सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस की, और साइक का मतलब होता है माइंड, और सोमा ये जो लेंगे ना साइकोमैटिक, ये जो सोमा ये बीच का वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। साइक मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, ठीक है। आगे लिखा है, अब ये जो साइकोमैटिक स्टेज है इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो पहले वो समझते हैं। सिम्टम्स लाइक हेडेक, आपका सर दर्द होना शुरू कर जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हेडेक, सर दर्द। अब यहाँ पे लिखा है उसके बाद चेस्ट पेन, मतलब कि आपकी छाती में एक पेन होने लग जाएगा, आपके चेस्ट पे पेन होगा, ठीक है, वो होता है इसका सिम्टम। उसके बाद लिखा है कंस्टिपेंट्स मतलब थोड़ा सा धुंधलापन आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, तो ये सब। फिर आपको यहाँ पे लिखा है लास्ट अस्थमा एक्सेट्रा, तो अस्थमा वगैरह जैसे सिम्टम्स आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब ऑक्सीजन वगैरह की कमी होगी। तो यहाँ पे साइकोमैटिक पेन है, साइकोमैटिक स्ट्रेस है आपको किसी भी वर्क के कारण, ठीक है, तब हो सकता है। दूसरा आता है यहाँ पे साइकोलॉजिकल में लिखा है मैंने स्ट्रेस गेट फॉर्म ऑफ एंजाइटी। देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस किसी भी तरह का होगा, अगर वो कोई भी एंजाइटी से आ रहा है, ठीक है, या कोई भी आपको डिप्रेशन है, हेल्पलेसनेस है, आपको होपलेसनेस है, या कोई भी एंगर है किसी तरह का, तब ये सारे सिम्टम्स होने के कारण हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। या तो आप किसी चीज से बहुत ज्यादा एंजाइटी है आपको किसी चीज की, ठीक है, या फिर आपका किसी चीज से डिप्रेशन हो रखा है, दिमाग शट हो रखा है बिल्कुल, ठीक है, माइंड शट है, या फिर आपको किसी चीज से हेल्प चाहिए, कोई नीड है, किसी चीज की जरूरत है बट आपको मिल नहीं रही है, ठीक है, आपको किसी चीज़ की आशा है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स अच्छे लाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो पॉलिसी बताई है, जो डेडलाइन दी है, उस डेडलाइन पे आपको काम कंप्लीट करके देना है, तो उसके लिए आप होपलेसनेस हो जाते हो, ठीक है। एंग्री मतलब हो सकता है कोई भी ऐसा तनावपूर्ण वातावरण या तनावपूर्ण बातें जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे, एंगर आने लगे, तो वो हो जाती है हमारी एंग्री स्टेज। थर्ड आ जाता है हमारा बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर के कारण भी काफ़ी बार स्ट्रेसफुल रहते हैं, जैसे कि हमारी कुछ आदतें होती हैं जिनके कारण हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। डिग्री ऑफ जॉब स्ट्रेस का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको एक ऐसी बीमारी है कि आपको काम कंप्लीट करके ही जाना है, काम का वर्कलोड आप इतने दिमाग पे ज़्यादा ले लेते हो कि काम की वजह से आपको एक जॉब स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है जॉब स्ट्रेस। दूसरा है स्लीपलेसनेस, मतलब कि वो व्यक्ति जो कम सोते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कम सोना,
आप पूरी नींद नहीं ले रहे हो, 8 घंटे जो भी नींद होती है, ठीक है, 8 घंटा 6 घंटा एटलीस्ट तो कम से कम चाहिए 8 घंटा तो वो नींद का आप नहीं ले रहे हो, पूरी तरह से सो नहीं रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो या कोई भी अदर एक्टिविटी कर रहे हो, तो इस जगह आपको स्लीपलेसनेस की जो है प्रॉब्लम्स देखने को सिम्टम्स मिल जाएगी, ठीक है। और इसी सिम्टम्स के कारण आपको हो सकता है स्मोकिंग की आदत लग जाए, लत लग जाए, बीड़ी पीने की, दारू पीने की, ठीक है, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और ये सब बुरी जो लतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, ये सब इन टेंशन में आने के कारण लग जाए आपको। जरूरी नहीं है कोई अच्छे माइंड से पीता है, काफी बार स्ट्रेसफुल मूवमेंट पे भी इनको सब कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी है, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, तो जैसी लतें हैं ना, ये भी आपके सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में आती है बिहेवियर में। फिर आता है एब्सेंटिज्म, मतलब कि आप जॉब पे ना बहुत ज्यादा छुट्टी करके जाते हो, जैसे कि महीने में आप 25 दिन जा रहे हो, 20 दिन जा रहे हो, आप 10 से 12 दिन जा रहे हो, बाकी दिन आप छुट्टी मारते हो। थोड़ी सी आपको लगा कि आज मेरी हालत खराब है, मतलब कि मैं हल्का सा काम नहीं कर पाऊंगा, हल्का भी बुखार होगा तो भी आप छुट्टी मारोगे। दोस्त के घर जाना है, आपने छुट्टी मार ली, आपको कहीं घूमने जाना है, आपने छुट्टी मार ली, ठीक है। तो एब्सेंटिज्म यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है बिहेवियर में, ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉज और सोर्स ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे सिम्टम्स पढ़े थे कि कौन कौन से सिम्टम्स नजर आने लगते हैं स्ट्रेस में, 3 स्टेजेस हमने पढ़ी। नीचे आ जाते हैं कॉज ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि क्या कारण होते हैं स्ट्रेस आने के। तो स्ट्रेस हमेशा तनावपूर्ण स्थिति आने के 4 कारण होते हैं। पहला एनवायरमेंटल कॉज, आपके आसपास का वातावरण हो सकता है ऐसा शुद्ध हो या ना हो जिसके कारण आपको स्ट्रेस आ रहा है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल कॉज, मतलब कि आपके वर्क लेवल पे डिसाइड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में जो काम दिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कल्चर चल रहा है, उसके कारण आप बड़े परेशान हो। काफी लोग होते हैं ना, जैसे घर आते हैं तो बताते हैं कि आज ऑफिस में मूड खराब हो गया, ऑफिस में आज इस बंदे ने ये कर दिया, तो ऑफिस के स्ट्रेस को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस बोलते हैं। थर्ड स्टेज आता है ग्रुप कॉज। ग्रुप कॉज मतलब होता है काफी सारे लोग एक ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप में होने के कारण भी तनाव है, और ग्रुप में जो नहीं है उसके कारण भी तनाव आता है। फिर आता है लास्ट हमारा पर्सनल कॉज। इंडिविजुअल कॉज बोल सकते हो या पर्सनल कॉज बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक व्यक्ति अपने लाइफ में किस तरह से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह को लेके फेस कर रहा है, ठीक है, उनसे वो तनाव में है काफी। तो शुरू करते हैं पहला इन्वायरमेंटल कॉज से। इन्वायरमेंटल कॉज बताता है कि पहली चीज तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जब कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जहाँ पे आपको ये लगता है, ऑर्गेनाइजेशन में ये लगता है कि आप उस नई टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। पुरानी टेक्निक्स पे आप अच्छा काम कर रहे थे, पर जैसे ही टेक्निकल चेंज आया तो आप वहाँ पर ढीले पड़ गए, आपसे काम नहीं हो रहा। इस केस में आपको ये लगेगा कि मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, जॉब का खतरा कि बॉस जो आपको जॉब से फायर ना कर दे, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल चेंजेस होते हैं। सेकंड आता है फैमिली डिमांड, मतलब कि घर में जो फैमिली है उसकी डिमांड पूरी करनी है। किसी को बाइक चाहिए, किसी को स्कूटर चाहिए, किसी को घर बनवाना है, किसी को गहने चाहिए। तो ये सब फैमिली जो डिमांड्स होती है, फैमिली इशू होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स जो होती है, इनके कारण एक तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है काफी बार। फिर आता है उसके बाद रेस। रेस का मीनिंग है कि यहाँ पे एक तरह की रेस है, जो लाइफ है ये पूरी रेस में चल रही है, हर कोई भाग रहा है, जॉब कर रहा है और हर चीज कर रहा है। तो रेस का मतलब है कि आप उस रेस में कहीं पीछे ना छूट जाओ। जब पीछे छूट जाओगे तो वहां पे एक इन्वायरमेंटल कॉज पैदा होता है। फिर आता है कास्ट प्रॉब्लम और क्लास प्रॉब्लम। कास्ट का मतलब तो होता है, आपको पता होगा, रिलीजियस, जो भी आपकी कास्ट है, आपकी जाति, ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, तो ये जो जातियां, ये जो कास्ट है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, जो कि एक इन्वायरमेंटल कॉज भी कह सकते हो, ठीक है, और यूनिवर्सल कॉज कह सकते हो। फिर लास्ट उसके बाद लिखा है क्लास। क्लास मतलब होता है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास में वो लोग आते हैं जो टॉप लेवल मैनेजर्स वगैरह हैं, जो बड़ी ज़्यादा पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, मेकर्स वगैरह हैं। मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जो सर्वाइवर है। सर्वाइवर मीन्स जो ऊपर वालों की बातें सुन के अपना काम कर रहे हैं और अपना अच्छा खासा निपटा ले रहे हैं, जिंदगी के हंसी खुशी पल जी ले रहे हैं। फिर आते हैं सबसे नीचे वाले लोग, जो कि आते हैं सबसे लोअर लेवल की कास्ट के। तो वो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं ना, बड़े ज़्यादा वो प्रॉब्लम में रहते हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है, दाल नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है। जहाँ जॉब पे जाते हैं तो जॉब वाला रखता नहीं है, निकाल देता है, कमियाँ निकालते हैं, पैसे नहीं देते टाइम पे, पैसों की मारा मारी है, ठीक है। और बच्चे इतने ज़्यादा, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये करना है, वो करना है। तो ये जो नीचे वाली लोअर क्लास है ना, सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट होती है। फिर आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर कुछ केसेस में लोगों को डराता है, ये भी एक तरह का इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पैदा करता है लोगों में, कि डर बनाता है कि आपका ट्रांसफर यहाँ से वहाँ हो जाएगा, आपको घर से इतना दूर रहना पड़ेगा, आप रोज अपने घर नहीं जा सकते, अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते। तो ये स्ट्रेसफुल जो है तनाव, इन्वायरमेंटल कॉज। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉज कौन से होते हैं।
जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। पहली चीज आती है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब होता है जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिड्यूस हो जाते हैं कंपनी के, ठीक है, तो उसको डाउन साइजिंग बोलते हैं। जैसे कि कंपनी बहुत बड़ी थी, धीरे धीरे लोग छोड़ के जाने लगते हैं, तो वहां पे डाउन साइजिंग हो जाती है, कंपनी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके कारण आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट बढ़ता है। काम बढ़ जाएगा, कंपनी के मेंबर कम हो जाएंगे, तो जो काम लोग पहले कर रहे थे उनका काम आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है। और जब आपको काम उनका भी मिल जाएगा तो आपको डबल वर्कलोड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है पॉलिसीज। आप अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर सकते, नीतियां नहीं बना सकते, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते। आपको जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने काम सौंप दिया है आपको वही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ भी अनदर एक्टिविटीज आप नहीं करोगे। ये जो चीज है ये होती है पॉलिसीज। पॉलिसीज उन्होंने बना दी है ऊपर से कि आपको 8 घंटा काम करना है, या उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि इस काम को करे बिना आप घर नहीं जा सकते। उनका ये पॉलिसी है, रूल है कंपनी का। अब आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई टाइम तो कंप्लीट हो गया, 6.5 घंटे हो गए मेरे, 6:30 बज गए, घर जाने का टाइम है, मगर मैं काम कर रहा हूँ अभी भी क्योंकि मेरे को ये काम कंप्लीट करना है, डेडलाइन दे दी उन्होंने, ठीक है। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है कि हर कंपनी में एक प्रोसेस होता है। पहले आपने पढ़ा होगा स्केलर चेन करके, बिजनेस में स्केलर चेन करके आपने एक पॉइंट टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है टॉप लेवल जो है सबसे नीचे लोअर लेवल को काम सौंपते हैं और धीरे धीरे चेन बना के काम को नीचे सौंपा जाता है, ठीक है। काफी बार क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स है, ये टॉप लेवल मैनेजर्स है, ये सबसे नीचे लेवल के मैनेजर्स को काम सौंपने में बहुत डिले कर देते हैं। 5 दिन तो इधर ही लग जाते हैं मिडिल लेवल पे, ठीक है। फिर मिडिल लेवल अपने इस लेवल पे सौंपता है और यहाँ पे हो जाता है उसको 15 दिन, फिर नीचे आते आते हो जाता है 30 दिन, और काम की जो डेड लिस्ट है वो देता है 10 दिन की। अब 10 दिन में काम कैसे होगा, 30 दिन तो ऊपर से नीचे आने में बताने में लग गए काम को, तो काम कंप्लीट टाइम पे कैसे होगा। तो ये क्या एक प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है काफी कंपनी का। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है कुछ कंपनियों का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही लचीला, फ्लेक्सिबल, जो चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। कुछ कंपनियों का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, जिसमें वो एकदम स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते उसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। थर्ड आता है हमारा ग्रुप कॉज। ग्रुप कॉज का मतलब होता है कि जहां पे ग्रुप्स की वजह से आपको स्ट्रेस आता है। पहली चीज तो वो लोग जो बिल्कुल पोपट लाल की तरह हैं, जिनकी शादी नहीं होती, वो शादी के लिए रोते हैं, जैसे पोपट लाल है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, शादी के लिए बड़ा रोता है कि शादी करा दो, शादी करा दो। और जो उसके दोस्त है जिनकी शादी हो रखी है वो क्या बोलते हैं, भाई शादी मत कर, शादी कर लेगा तो फंस जाएगा, शादी कर लेगा तो दुखी दुखे तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही वो लोग जो लैक ऑफ ग्रुप के लिए रोते रहते हैं, जैसे कि जिनके पास ग्रुप से नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तो वो रोते हैं कि हमें ग्रुप में जाना है, भाई ग्रुप में जाना है। और जिन लोगों को ग्रुप मिल गया है, ग्रुप में दे दिया है उन लोगों को मना के, ठीक है, तो वो उस जगह ग्रुप से भी परेशान है। वो कहते हैं ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरह से डिजास्टर है, मतलब कि जो काम नहीं करते, डिफॉल्टर टाइप के हैं, ठीक है, जो ना खुद कुछ करेंगे ना हमको कुछ करने देंगे, तो इससे भी एक प्रॉब्लम है। तो जो ग्रुप में है उनको भी प्रॉब्लम है, जो ग्रुप में नहीं है उनको भी प्रॉब्लम है, जैसे पोपटलाल। एग्जांपल से समझ आ गया। आगे आ जाते हैं, लास्ट हमारा है पर्सनल कॉज। पर्सनल कॉज हो सकता है इंडिविजुअल कॉज। पर्सनल कॉज किसी भी तरह का हो सकता है। पहली चीज तो जॉब, पर्सनल कॉज में पहला ही जॉब है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हो सर, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप जॉब की बात नहीं करोगे तो किसकी बात करोगे, हैं अनुपमा के नाटक की बात करूं। तो भाई यहाँ पे है पहला जॉब। जॉब मतलब कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको जॉब जो मिली है आपको ये कंफर्म नहीं है कि जॉब मेरे लिए है भी या नहीं है। जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं हो, जॉब आपको सैलरी पे कर रहा है वो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस सैलरी में ना आपका घर चलेगा, ना उस सैलरी में आपका परिवार चलता है, ना उस सैलरी में आपकी डिमांड पूरी होती है, ना उस सैलरी में आपके कार लोन्स खत्म होते हैं, ना उस सैलरी में आपके होम लोन्स खत्म होते हैं। तो ये जो जॉब है ये बहुत ही ज्यादा अजीब वर्ड है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी, मतलब किसी चीज की आपको कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको ये मिलेगी। आपने 12th कर लिया, आपने पहले सोचा था जब हम छोटे थे कि 12वीं के बाद नौकरी लग जाती है, बहुत बार मैं भी यही सोचता था, बट जब 12वीं कर ली फिर पता चला कि कॉलेज करना पड़ता है, कॉलेज कर लिया, फिर पता चलता मास्टर्स भी करनी पड़ती है, मास्टर्स कर ली, फिर पता चलता भाई यूजीसी नेट की तैयारी करो, पेपर दो, पेपर क्लियर करो, तब सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, तब जाके जॉब लगेगी। तो किसी चीज की अनसर्टेनिटी नहीं है। आप अगर आज जॉब की पढ़ाई कर रहे हो, जॉब की प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, बुरी चीज है, बट मैं ये बता रहा हूँ हो सकता है ऐसा फ्यूचर में कि आप जॉब की तैयारी जिसकी कर रहे हो वो पेपर आने वाले फ्यूचर पे लीक हो जाए, या पेपर के टाइम छोड़ो, लीक तो छोड़ो, मान लो पेपर भी अच्छा गया, आप सिलेक्ट भी हो गए, उस जॉब को सरकार ने गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट कर दिया, सबकी सैलरी इक्वल 10,000 कर दी, फिर फायदा क्या हुआ इतनी सारी पढ़ाई करने का, इतना पेपर देने का। तो अनसर्टेनिटी, कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि आपको मिलेगी सरकारी नौकरी तो पक्का है, ठीक है। आगे लिखा है पर्सनल इश्यूज।
आपके पर्सनल इश्यूज बहुत होंगे। जब आप बड़े होने लगते हो तो आपके पर्सनल खर्चे होने लगते हैं, घर के समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। जॉब आपकी सिक्योर नहीं है, पैसा नहीं है और आपके खर्चे पूरे बढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप कैसे घर पालोगे, कैसे आप चलाओगे, काम कैसे होगा, तो ये चीज़ है। फिर आता है वर्कलोड। वर्कलोड मतलब होता है, अब इस जगह पे लोग क्या करते हैं, जब आपको पता है कि घर के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा चाहिए बहुत सारा, तब आप काम को ना ज़्यादा करना लगते हो। मतलब कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो आप ओवर टाइम करने लगोगे, उस काम को और ज़्यादा करने लगोगे, क्योंकि आपको हो सकता है किसी कार के लिए लोन चुकाना हो, घर का पैसा चुकाना हो किसी का, ठीक है, होम लोन चुकाना हो, या आपने कोई ऐसी डिमांड रख रखी हो अपनी बीवी को, बच्चे को, फैमिली को, जो आपको पूरी करवानी हो, तो आप पढ़ाई के उनके खर्चे देख के, उनकी फैमिली को देख के आप क्या करते हो, अपना काम बढ़ा लेते हो। और जब आपका वर्क लेवल बढ़ता है, वर्क लोड आपका बढ़ता है, तो आपको स्ट्रेस होता है, आपको कमजोरी आने लगती है दिमाग में, दिल में, हार्ट डिजीज वगैरह, आप ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा आने लगते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो। कोई भी आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सनल कॉज है जिसकी वजह से एक इंसान को स्ट्रेस आते हैं। आगे लिखा है उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस, तो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। ऊपर जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सेम पॉइंट्स नीचे वाले भी हैं, दोनों ही सिमिलर हैं, आप इसको उतार लो। इसके बाद थोड़ा सा चैप्टर हो गया, 70% चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उतार लो, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपना लास्ट पॉइंट हमारा रह गया भाई, जो आखिरी पॉइंट है ना हमारा लास्ट, उसका नाम है हाउ टू मैनेज और कॉप विद स्ट्रेस, की स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशनल के मोटिव से, ठीक है। तो हम ये इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास दो तरह के डिफरेंट तरीके हैं। पहला है इंडिविजुअल लेवल और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अगर आपको सिर्फ अकेले इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेस होगा तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है तो आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल। देखो, इंडिविजुअल लेवल में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, बिहेव, सेल्फ कंट्रोल, सोशल सपोर्ट, योगा एंड मेडिटेशन, चेंजिंग गियर्स, वार्मिंग अप ऑनसेल्फ, ठीक है। तो इनका मतलब अब समझते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज आप समझ गए होंगे, जैसे रनिंग, जॉगिंग, मेडिटेशन, योगा, ये सारी फिजिकल जो एक्सरसाइज है जिनको हम बोलते हैं दौड़ भाग करना, हेल्थी रखना खुद को, तो ये सारे तरीके आते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में। बिहेव सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है आप अपने ऊपर काम ज़्यादा लोड ना लो, ठीक है। इस जगह पे हमने आपको ये पुश दो, अपने दिमाग को ये पुशअप दो कि भाई हमारा जो काम है बहुत थोड़ा है, हम चीज़ों को अटेम्प्ट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने आपको एक तरह से मेंटली प्रिपेयर करना। फिर आता है सोशल सपोर्ट, जहाँ पे आपके जो आसपास के लोग हैं उनको अपनी बातें बताओ, जिसे हो सकता है कि जो आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो उनको आप बता सकते हो, ताकि आपका वर्क लेवल, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, ठीक है। फिर आता है योगा एंड मेडिटेशन, यहाँ पे आप अपने मेंटोर रख सकते हो, जहाँ पे आपको एक अच्छी योगा सिखाई जाए, आपके जो माइंड में जो भी चीज़ें हैं उनको दूर करा जाए, आपको एकदम रिलीफ इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि आप काम में अच्छा कर सको। फिर आता है चेंजिंग गियर। चेंजिंग गियर मतलब होता है आपको ना, जैसे कोई काम में मन नहीं लग रहा अभी, तो आप उसको छोड़ के कोई दूसरा काम कर लो जिसमें आपका मन लगता है। सपोज करो आपका मन एक पेंटिंग बनाने में लग रहा है, पेंटिंग बनाने में, चित्रकला में, तो आप चित्रकला बना लो थोड़े टाइम के लिए, आपका मन थोड़ा हट जाएगा, उस दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा, तो आपको थोड़ा रिलीफ फील होगा। तो यहाँ पे आप अपने हॉबीज़ को चेंज कर सकते हो, अपने हॉबीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज़ है। वार्मिंग अप ऑन सेल्फ का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी दौड़ या एथलीट को देखा होगा, रेस स्टार्ट होने से पहले कैसे अपने आप को वार्म अप करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करके वार्म अप कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, गर्दन उधर झटक के। तो इस तरह से आप अपने आप को वार्म अप कर सकते हो, ठीक है। अपनी जो वार्म अप मतलब कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जो भी आपका ऑफिस वर्क है, उसमें आप वार्म अप करने के लिए आप चाय वगैरह पी सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, थोड़ा घूम सकते हो, कैबिन में बाहर होकर आ सकते हो एक बार, तो यहाँ पे आपको वो वार्म अप मिल जाएगा अपने आप से। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आते हैं, पहला सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखने ताकि आपको स्ट्रेस ना हो ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होंगे, उद्देश्य पता होगा आपको, ये वर्क क्यों कराया जा रहा है, क्यों आपसे करवाना है, तो आप उस पर्टिकुलर काम पे ध्यान दोगे। नहीं तो आप बाकी अलग स्ट्रेसफुल काम पे ध्यान दोगे, इधर उधर के काम करोगे, तो आपको स्ट्रेस वर्कलोड तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेस ऑडिट, आपको अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, अपने जो गलतियां हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको एक ऑडिटिंग करनी है, यहाँ पे आपके जो सुपरवाइजर हैं आप उनको बता सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो कि सर मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर जो आपके कलीग्स वगैरह हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो अपने काम को कम करवाने में, तो ये स्ट्रेस ऑडिट होता है। फिर आता है काउंसलिंग,
ऑर्गेनाइजेशनल में ज्यादातर काउंसलिंग का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल की तो यहाँ पर योगा और मेडिटेशन का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। योगा, मेडिटेशन और काउंसलिंग बोले तो एक तरह से सिमिलर वर्ड है, दोनों का मतलब एक है और दोनों काम भी वर्क करते हैं। काउंसलिंग मतलब कि मेंटल काउंसलिंग, आपको कोई एक ऐसी जगह ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा जहाँ पे एक आदमी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देगा, काउंसलिंग देगा, आपको समझाएगा चीज़ें, बड़े प्यार से बात करेगा आपसे, ठीक है। तो इस तरह का। फिर आता है स्प्रेड द मैसेजेस, अपने मैसेजेस को दूसरों तक स्प्रेड करना, ठीक है। अपने जो भी काम है, अपने जो भी रूल है, आपने वो बना के एक जगह लिख दिए हैं, सारी गाइडलाइंस वगैरह, पॉलिसी वगैरह कि आप 6 बजे जाओगे, आपको आज ये काम करना, अपने रूल्स वगैरह क्लियरली लिख लिए हैं। तो इससे ज़्यादा आपको बर्डन नहीं होगा, तो इससे काम करने में आसानी होगी। सिर्फ आप अपने टास्क देखोगे कि अब मेरे आज के 4 टास्क रह गए, मेरे 5 टास्क रह गए, उन टास्क को कंप्लीट किया और आपका काम खत्म। क्लियर है। फिर आता है उसके बाद क्लैरिटी इन रोल्स, आपके रोल्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको रोल्स क्या सौंपा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ऐसे आपके रोल्स भी क्लियर होने चाहिए। आप एज अ अकाउंटेंट किसी कंपनी में हायर्ड करे गए हो तो आप अकाउंटेंट का काम ज़्यादा करोगे, आप बाकी अनदर फर्दर काम नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको अपने रोल्स की क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको रखा किस लिए गया है, ठीक है। तो ये थे आपके इंडिविजुअल लेवल और ये थे ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया जॉब स्ट्रेस। तो आपका चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे जॉब स्ट्रेस कंप्लीट हो चुका है। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी बच्चों की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो बुक है, जिनका 3rd और 5th सेमेस्टर है, ड्यू, रेगुलर एंड सिवम, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में, 9 के 9 चैप्टर्स की सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बुक किस टॉपिक्स पे या किस बुक पे बनाने वाला हूँ उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट पे नेक्स्ट सीरीज को लाया जाए, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको कमेंट कर सकते हो। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करने हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट मतलब कॉल नहीं भाई, मैसेज करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो मैसेज करना आप कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं, तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप पे करके नोट्स की PDF को बाय कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई सीरीज के साथ। और आई विश इस सीरीज से आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप बाय करना चाहते हो नोट्स, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप लेते हो तो। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और भी जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ग्रुप हैंडल्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको फॉलो ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम चैनल एक्सप्लेन के रिगार्डिंग। बाय बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।